उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, उम्मीदवारी चाहते हैं, उनके दिल की धड़कनें शिखर पर पहुंच रही हैं। एंजाइटी लेवल टॉप पे जा रहा है। झारखंड में उम्मीदवार घोषित हो गए, महाराष्ट्र में हो गए, देश भर में जहां भी बाई इलेक्शन है, राजस्थान, बिहार से लेके असम तक सब जगह घोषित कर दिए भाजपा ने प्रत्याशी। लेकिन उत्तर प्रदेश से पर्दा नहीं हटाया। अभी तक उत्तर प्रदेश पर पर्दा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी का। सीट 9 जगह चुनाव है अभी फिलहाल। मिल्कीपुर में रोक है, अभी वो इस हटा नहीं, मुकदमा वापस नहीं हुआ औपचारिक तौर पर, तो 9 जगह है। लेकिन इस 9 जगह में आप मानकर चलिए कि सैकड़ों लोग दिल थाम कर उस लिस्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ वो जो लड़ना चाहते हैं, जिन्होंने लॉबिंग की है, जिन्होंने टिकट के लिए मेहनत की, वो, और कुछ उनके शुभचिंतक, घर परिवार के लोग, वो भी। तो ये सस्पेंस आखिर है क्यों? उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी के शिखर पर जो सस्पेंस है वो क्यों है, और भाजपा सस्पेंस क्यों बनाकर रखना चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। इस गठबंधन में मुश्किल ये आ गई कि इस गठबंधन की महाराष्ट्र चुनाव की एक टांग और यूपी बाई इलेक्शन की एक टांग एक साथ जुड़ गई और बांध दी गई। अब समुद्र में तैरो, 2 लोग, दोनों की एक टांग बंधी। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2 सीट स्वीकार करने को तैयार नहीं। उसको लग रहा तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। समाजवादी पार्टी 2 से ज्यादा देने की स्थिति में नहीं, 7 तो उसने अपनी घोषित ही कर दिए, तो अब बचे ही नहीं। आज पर्चा भरना शुरू भी कर दिया सपा ने। करहल से तेज प्रताप का पर्चा भर गया, गाजे बाजे के साथ भर गया। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का मसला महाराष्ट्र से जुड़ा है। महाराष्ट्र में चूंकि समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांग ली गठबंधन से, महाविकास अघाड़ी से, तो वहां हड़कंप मच गया कि 12 इनको कैसे दे दे, इनके तो 2 एमएलए रहे थे। सपा ने 4 उम्मीदवार उतार दिए, बोले आओ अब मैदान में। महाराष्ट्र को बैलेंस करने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस जो 2 सीटें सपा देने को तैयार है, गाजियाबाद और खैर, उसको भी छोड़ देगी कि चलो भाई नाराज ना हो, महाराष्ट्र में थोड़ी रियायत दो और यूपी पूरा आप लड़ो। क्या ये सीन बन रहा है? यह नाराजगी है, या तीसरी चीज कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतरने से कुछ हिचक रही है क्या? उसको लग रहा है कि नहीं, अभी स्थितियां अनुकूल नहीं है, अभी न लड़ो चुनाव। क्योंकि खैर और गाजियाबाद दोनों जगह कांग्रेस के पास लंबे अरसे से किसी भी अच्छे कीर्तिमान का कोई रिकॉर्ड नहीं। अभी लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के अधीन जो गाजियाबाद शहर विधानसभा क्षेत्र है, जहां बाई इलेक्शन होना है, वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच में 63,000 का फासला था, 63,000 से ज्यादा का। अब आप समझ लीजिए, एक जिस विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है, वहां लोकसभा के चुनाव में 63,000 से पीछे थी कांग्रेस। तो क्या कांग्रेस जानबूझकर छोड़ देना चाहती है ताकि मुट्ठी बंद रहे? खुल गई तो सब तस्वीर सामने आ जाएगी। लोकसभा के चुनाव में 6 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। कांग्रेस चाहती है कि ये खुमारी बनी रहे, ये खुमारी उतरे नहीं, 27 तक बनी रहे, 2027 तक, विधानसभा चुनाव तक। क्या इसीलिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मसले को अलग ढंग से देखना शुरू कर दिया है? हालांकि अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे 2 दलों के बीच का मामला है, हम सुलझा लेंगे, निपटा लेंगे।
लेकिन तस्वीर बन क्या रही है सच ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की बिसात पर वैसे तो सभी दल अपनी अपनी रणनीति को रंग दे रहे हैं। विपक्षी दलों ने तो अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट अभी तक लटकी हुई है। नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक की निगाहें आला कमान पर अटकी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने तो नामांकन का भी श्री गणेश कर दिया। करहल सीट पर तेज प्रताप यादव के नामांकन के दौरान सपा ने संदेश भी दे दिया, हैं तैयार हम। भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शंस में किसको लड़ाएं, कैसे पीडीए का मुकाबला करें। पीडीए से घबराए हुए वो बैठे हुए हैं। पहले तो कभी कभी सुन भी लेते थे उनके मुंह से पीडीए, लेकिन इधर जो पीडीए की ताकत या पीडीए के लोग इकट्ठे हुए, एकजुट हुए हैं, अब पीडीए कहना भी वो भूल गए हैं। और इसलिए भूल गए हैं कि पिछले जितने भी फैसले उनके हुए हैं और पूरा कार्यकाल उठा करके देख लें, सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा भेदभाव का शिकार अगर कोई हुआ है तो यही पीडीए परिवार के लोग हुए। 9 सीटों के इस दंगल में अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने में सपा ने सियासी बढ़त ली है। वहीं गठबंधन के रिश्ते में कांग्रेस को 2 सीट दी हैं। हालांकि खबर ये भी है कि कांग्रेस वो 2 सीट भी छोड़ने की तैयारी में है। वहीं उपचुनाव की इस बिसात पर सपा ने मुद्दों को भी धार देनी शुरू कर दी है। सपा ने बहराइच की हिंसा में भी उपचुनाव वाला कनेक्शन बता दिया। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया। वो तो यहाँ भी आखिर नहीं करें, और बसपा ने भी सात प्रत्याशी चुनाव खेला है। वो तो कोई बात नहीं, वो तो करेंगे, वो तो बीजेपी जो बताएगी तो करें। उपचुनाव के मैदान में असली लड़ाई तो सपा और बीजेपी में ही होनी है। वहीं बात करें बीजेपी की तो असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का इंतजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, इस पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और महाराष्ट्र में तो हम सरकार पुनः वापसी करेंगे। झारखंड में भी कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की ताकत में और इजाफा होगा। और कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने मिलकर के जो झूठ बोल करके, गुमराह करके कुछ सफलता जैसे हासिल किया तो गुब्बारे की तरह पूरे, तो जनता ने गुब्बारे की हवा निकालना शुरू कर दिया है। बहरहाल नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सपा ने तो शुभारंभ भी कर दिया है और तो और बसपा के उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा होने लगी है। ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार और दावेदारों के इंतजार पर सवाल ये है कि आखिर बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है? क्या सहयोगी दलों से बात नहीं बन पा रही? क्या लखनऊ दिल्ली के मंथन में अटकी है लिस्ट? जब बाकी राज्यों में कर दिया ऐलान तो यूपी में बीजेपी के उम्मीदवारों में देरी क्यों? आखिर इनसाइड स्टोरी क्या है? भाजपा ने केरल तक में उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी, पर यूपी में अभी मामला अटका है। लखनऊ वाले कह रहे हम तो सब कागज पत्र रजिस्टर दिल्ली वालों को दे आए, अब उनको टिक लगानी है। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश पर पर्दा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के अंतःपुर में। क्यों? एक प्रश्न बनता है। और जो मैंने कहा जैसा आरंभ में, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके एंजाइटी लेवल का आप अनुमान लगा ही लो।
क्या स्थिति होगी। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ओपी सिंह साहब का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जोशी जी का स्वागत है। अनिल दुबे साहब हैं, आरएलडी के प्रवक्ता। अनिल जी का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जी, आपसे बात शुरू करेंगे। केरल से लेके और देश भर में जहां भी चुनाव है, भाजपा ने सब लिस्टें जारी कर दी। बोले कोई दिक्कत नहीं, सटासट सटासट सटासट, फटाफट फटाफट। बोले उत्तर प्रदेश, बोले ना इसमें पर्दा डाल रखो, अभी नहीं। जैसे नहीं द्वारिकाधीश का पट थोड़ी देर दर्शन होते फिर पट बंद हो जाता, फिर अब आधा घंटा बाद खुलेगा फिर। तो अभी पट पड़ा ही है। नेताओं से पूछो तो उनकी सांस रुकी है। वो कह रहे भैया गजब हाल है, कोई खबर है क्या। अच्छा, यूपी वालों ने अपनी जान छुड़ा ली ये कह के, बोले हम तो रजिस्टर दिल्ली वालों को दिया है, अब उन्हीं को करना है, हमसे क्या है क्या। तो लखनऊ ऑफिस में भी आदमी जाके क्या करे। ये क्यों। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यूपी भूल गए, बोले अरे रजिस्टर ही खो गया, याद ही नहीं रहा। ऐसा तो संभव नहीं। जब केरल तक दृष्टि में है तो कठेरी और करहल कैसे छूट गया। अरविंद जी क्या लगता। देखिए अमिताभ जी, आपने ओपी सिंह जी वाला प्रश्न मेरे से पूछ लिया है, ठीक है। मेरे समझ में जो आता है उसका मैं जवाब देता हूँ। कहा गया है कि दूध का जला हुआ मट्ठा फूंक फूंक कर पीता है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी जो शिकस्त मिली, या ऐसे कहें कि मन मुताबिक जो रिजल्ट नहीं मिले उत्तर प्रदेश में, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और ऐसा नहीं है कि उम्मीदवार उनके फाइनल नहीं है या उम्मीदवारों के सिलेक्शन में कोई समस्या है, सब कुछ तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति है कि ऐन मौके पर अंतिम समय में लिस्ट जारी करेंगे ताकि विपक्ष को उसकी तोड़ न मिले। और मुझे पूरा विश्वास है कि 1-2 दिन के अंदर भाजपा इकट्ठा सारा सूची जारी कर देगी। जी नहीं अरविंद जी, ये विश्वास तो ठीक है। आज 21 हो गया और 25 तक नॉमिनेशन है, तो स्वाभाविक है 25 तक तो जारी करने पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। हो सकता है आज शाम को या कल तक लिस्ट जारी कर दे, लेकिन उसकी रणनीति ये है कि अंतिम क्षण में वो जारी करना चाहती है, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है अरविंद जी, इसमें एक बात है, मैं ओपी सिंह जी के पास आऊंगा क्योंकि अरविंद भाई ने कहा कि वो सवाल ओपी सिंह जी से लेना चाहिए था। ये जो रणनीति होती है ना कि हम लास्ट मिनट देखेंगे, लास्ट मिनट कैसे देखोगे। अगर आप मान लीजिए कल भी जारी करोगे लिस्ट, तो भी 22 को जारी की, 23, 24, 25 3 दिन रहेंगे खेलने के लिए आपके विपक्षियों के पास। तब या तो इतना मादा रखो ओपी सिंह जी कि 25 तारीख को 3 बजे जारी करेंगे क्या, और अपने उम्मीदवार को कान में मैसेज व्हाट्सएप मैसेज भेज देंगे कि गुड्डू तुम कचहरी के पास गुमटी पर रहना चाय की क्या, और जैसे हमारी घंटी बजे खर्च भाग के अंदर घुस जाना क्या, ज्यादा ड्रामा। तब तो भुवन भास्कर जोशी पछाड़े जा सकते हैं क्या कि भाई ये बदलना चाहते थे, नहीं बदल पाए, चुकी है आपने तो गुड्डू को बिल्कुल एंड टाइम पर भेष बदल के, जैसे नहीं पुलिस से बचने के लिए आदमी पेश होता है अदालत में, ओपी सिंह जी नहीं छुप के आता, कभी किसान के बेस में, कभी बाबा के बेस में, कभी किसी वकील के कोर्ट में नहीं आता ना, बाद मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस की अरे राम राम ये तो अपराधी कैसे आ गया। तो ऐसा कुछ मामला है क्या कि गुड्डू कह दिया गुमटी के पास ही रहो, बताएंगे लास्ट मिनट में। आफ्ताब जी ऐसा कोई मामला नहीं है, आज रात में या कल सुबह तक लिस्ट जारी हो जाएगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी, ये तो आप जानते ही भाई, आप ही ने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ, दिल्ली में गया, हाई जो भी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं उनको देना है। ऐसा तो है नहीं कि हम कागज कलम लेकर के बैठे लोकसभा की सीट जारी कर, 5 से पहले हमारे परिवार की जारी कर दो। अच्छा बच्चा ये उपचुनाव चल रहा, कई सीटें हैं 9, अच्छा 5 से पहले परिवार की सीटें जारी कर दो, बचा 4 में जो है 2 हम जारी कर देते, 2 में सिर्फ प्रोटोकॉल कर, ये तो है नहीं। किसको जारी करना, कौन सा लोकतंत्र, कौन सी पार्टी की जो है व्यूहरचना है, वहां तो किसी से समझदार है, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे बहन मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, उनको तो बस 2 सेकंड के अंदर करना। हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो उसके अपने काम करने के तौर तरीके हैं। और वो इतना जान लीजिएगा, मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ
कि परिवार से संबंधित सूची हमारे यहाँ जारी नहीं, वो कार्यकर्ताओं की सूची जारी होगी, वो पार्टी के रीत नीति और झंडा लेकर चलने वालों की सूची जारी होगी। ऐसा नहीं है कि सांसद है तो उसका बेटा, विधायक है तो उसकी पत्नी, पार्टी का नेता है तो उसका भाई, ये हमारे यहाँ नहीं होगा। रही इनके इंडिया गठबंधन की बड़ी जोर शोर चल रही थी, शायद वो हवा आज आपके डिबेट पर ठंडी पड़ रही है। मांगा था 5, मिल रही है 2, याचक की दृष्टिकोण से बैठे हैं, दे दो दाता के नाम पर 2 दे, नहीं हरियाणा में तुम्हारी हमने देख लिया और तुमको अभी 1 मिनट की फुर्सत नहीं दे, लो पहले हम जारी कर देते हैं। बची गाजियाबाद और खैर, वहां पहले हार चुके हैं, जाना हो तो वहीं जाओ। और शायद आपने ही बता रहे हैं और हमने सोशल मीडिया पर देखा है कि कांग्रेस ने उसको भी बाय बाय कर दिया है, बोला अगर यहाँ 2 रिस्की लिया तो महाराष्ट्र में देना पड़ेगा, महाराष्ट्र में देने को तैयार नहीं। हरियाणा मध्य प्रदेश में अखिलेश ने खुद बयान दिया, 1 बजे रात तक बैठाए रहा। हरियाणा में हुड्डा ने कहा कौन अखिलेश, कैसा अखिलेश, यहाँ क्या है उनका, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ तो माई दिया गवर्नर बापुत बराती, जिसको देना है तो भुवनेश्वर जी, आप भुवन भास्कर जी आप खड़े हो जाइए, मैं जोशी जी के पास चलूं। ठीक है प्रकाश ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा, तो ऐसी स्थिति नहीं है हमारे ठीक यहाँ। ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, मैं जोशी जी के पास चलूंगा। जोशी जी, कांग्रेस को लेके 85 किस्म की चर्चाएं आ रही हैं, कहा जा रहा भाई महाराष्ट्र का पेज फंस गया यूपी में, या वाइसा वर्षा यूपी के पेज फंस गया महाराष्ट्र में। एक दूसरी थ्योरी है कि कांग्रेस करी मुट्ठी बंद रखो, खामोखा खोलने से क्या फायदा, कभी नहीं लड़ेंगे यूपी में, अखिलेश भैया को लड़ाएंगे उनकी पार्टी को। एक तीसरी थ्योरी ये भी सियासत के गलियों में चल रही है कि भाई कांग्रेस करी कि नहीं, हमारा ये तो भारी बेइज्जती है, 2 ही सीट कैसे लड़ाए। अखिलेश जी ने हालांकि आज कहा है करेल में कि हमारे 2 दलों के बीच का मामला है, हम निपटा लेंगे। क्या स्थिति बन रही है जोशी जी? अमिताभ जी आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन एक मिनट का आंसर दे दूं। ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी, और जितना तक मैं समझता हूँ जो लोकतांत्रिक पार्टी होती है उसमें सामूहिक जिम्मेदारी होती है हार की भी। लेकिन इनके यहाँ क्या हुआ, कैसा फुटओवर सड़क पे दिखाई दिया। वो कह रहे थे, योगी जी कह रहे थे कि अति आत्मविश्वास के कारण हारे। अति आत्मविश्वास क्या था? 400 पार का नारा। 400 पार का नारा किसने दिया? मोदी जी ने दिया। और वो ठीक ना फोड़ रहे राज्य सरकार पे, राज्य सरकार संगठन के बीच में लड़ाई। पूरे मौर्य जी कह रहे हैं संगठन बड़ा होता है, सरकार छोटी होती है, वो आपस में लड़ाई दिखाई दे रही है। अरे आपकी लड़ाई समझती नहीं है, आप लोकतांत्रिक का खाली ढकोसला करते हैं। दिल्ली से 2 लोग पार्टी चला रहे, पूरे देश और प्रदेश को पता है। हालांकि ये आप लोगों के पार्टी का मामला, लेकिन आपके लोकतंत्र को देश और प्रदेश समझ चुका है। और 37 सीट जीत के हम लोग बैठे, 33 पे आप बैठे, अपनी स्थिति को आप समझ जाएंगे। एक दूसरा, माननीय अमिताभ जी ने, जो हमारे बड़े भाई है, उन्होंने जो बात पूछने का काम करा सीधी में, त्याग बलिदान अगर कोई कर भी दे तो क्या दिक्कत है? हरियाणा में हमने त्याग बलिदान करा है, कोई करना चाहे तो अच्छी बात है। माननीय अखिलेश यादव जी को पूरा देश अपनी प्रेरणा मानता है, कोई अन्य राजनीतिक दल भी अगर प्रेरणा मान के कर देता है कि नहीं उत्तर प्रदेश आप लड़िए भाई, सौदा आपके पास है, लड़ लीजिए, क्या फर्क पड़ता है इसमें। लेकिन इनके यहाँ स्थिति क्या है आपको अमिताभ जी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार है, पुराना चावल है, आप जानते। अभी राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट दे के मना रहे हैं, उधर वो फूले पड़े हुए हैं इनके दूसरे वाले। वो कह रहे हैं कि भैया हमारे कहाँ जाएंगे लोग, इनके मंत्री जी फूले पड़े हुए हैं निषाद पार्टी वाले। वो कह रहे भाई हमारे लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तुम्हारा झंडा ही उठाते रहेंगे, किस बात की जिंदाबाद। वो मुंह फुला के बैठे हुए कोप भवन में। अरे आप अपनी स्थिति को सुधारिए, हमारा तो हो ही जाएगा। हमारे तो बड़े दिल के नेता हरियाणा में कह दिया हमने, जाइए लड़िए। आपकी जिम्मेदारी बनती है भाजपा को हराने की, वो आपका कर्तव्य। आपने क्या किया, वो देश और प्रदेश के सामने शामिल है। जोशी जी मैं समझ गया कांग्रेस को सपा का संदेश है। मैं एक वन लाइनर जोशी जी के वक्तव्य से निकाल पाया, वो ये है कि कांग्रेस को सपा का संदेश है, बड़ा दिल के रास्ते चलो, हैं, इधर मत अटको भटको, निकल जाओ उस बड़ा दिल दिखाते हुए, जैसे हमने मध्य प्रदेश में हरियाणा में दिखाया, यूपी में तुम दिखाओ। अब कई बार ऐसी स्थिति होती है भैया बड़ा दिल दिखाने में इज्जत बचती है, बोले गुरु अगर यहाँ लड़ गए तो और मुसीबत हो जाएगी। तो हो सकता है जो जोशी जी कह रहेंगे वैसे हो जाए। अनिल दुबे जी हैं। दुबे जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि 1 सीट आरएलडी को देके, और संजय निषाद को तो अभी 1 की भी गारंटी नहीं हुई। बोले ये स्थिति भाजपा ने कर दी अपने सहयोगियों की।
आपके पास क्या खबर है, क्या स्थिति है अलायंस की? भाजपा जो करेगी सो तो करेगी अपने के लिए, लेकिन मतलब उसके सहयोगी दल कहां कहां लड़ सकते हैं, क्या स्थिति बन सकती है? एनडीए 9 की 9 सीटें लड़ेगा जी। और एक दो दिन में, जैसा अभी ओपीसी ने भी कहा और अरुण सिंह ने भी कहा, आज से कल तक सूची भी आ जाएगी। और सूची तो कभी भी आवे, लेकिन गठबंधन भी 9 सीटों पर तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल भी 9 सीटों पर अपने संगठन के साथ हमारे पदाधिकारी सभी क्षेत्रों में लगे हुए जी। और एनडीए को जिताने में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने कहा है कि सभी लोग पूरे मनोयोग से एनडीए को जिताने का काम करिए। कौन सी किस सिंबल पर लड़ेगा वो तय हो जाएगा, उस पर कहीं कोई विवाद नहीं। और पूरा गठबंधन तैयार है, मुद्दों पर जो है संघर्ष हो रहा है और मुद्दों के साथ हम मैदान के बीच में मैदान में जा रहे हैं। जो गलतियां उपचुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हुई थी, वो तो अब कोई दोहराने की जरूरत नहीं है। जिन चीजों पर ये चुनाव लड़े थे, आरक्षण और संविधान के नाम पर इन्होंने लड़ने का काम किया था, इन्होंने झूठ और स्वतंत्र का माहौल बनाया था, उस बात को अब उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता को और हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि इनके पास और कोई मुद्दे नहीं, इनके पास कोई सिर्फ जनता को बरगलाने के अलावा कुछ नहीं है। इनको हमारी सीट की चिंता है, उसकी करने की इनको जरूरत नहीं है। आप अपने यहाँ बताओ कि आपके यहाँ कितना झगड़ा है, वो आपका विषय है, लेकिन आप आपस में तो तय नहीं कर पा रहे हो। आपका आपस में तो तय है नहीं और आप दूसरे में झांकने की बात कर रहे हो। तो हमारे यहाँ ताक बंद करके, हमारे यहाँ सीटों को लेकर के कोई विवाद नहीं है। हम लोग 9 की 9 सीटें अपनी मान रहे हैं और 9 सीटों पर लड़ने का काम करेंगे और उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन जीत करके आएगा। जी, ऐसा तो नहीं कि मतलब कांग्रेस की तरह बड़ा दिल आप भी अपना लो, क्योंकि बड़े दिल का भी आजकल खतरा चल रहा है। नहीं, वो बड़ा दिल तो हमारे यहाँ एनडीए का दिल बड़ा है। हालांकि संजय निषाद से उम्मीद कम है। हाँ, वो कहेंगे हमारा छोटा ही ठीक है, हमें बड़ा नहीं चाहिए, बड़ा अपने पास रखो, हमारा छोटा ही दिल ठीक है। हमारे यहाँ जो बड़ा दल है उसका दिल बड़ा है और हम लोग तो जो है, जो हमें लड़ना है उस पर कहीं कोई विवाद नहीं है। ये एनडीए गठबंधन जानता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का और राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जयंत चौधरी जी का जनाधार है। इस बात से कोई किसी को इनकार है नहीं। तो जहां हम लोग मजबूत है, हमारा उद्देश्य तो जो है इंडिया गठबंधन को हराना है, हमारे उद्देश्य एनडीए को जिताना है। तो जो भी उचित होगा वो एनडीए गठबंधन फैसला ले लेगा। जी। अच्छा, एक बड़ी रोचक बात है कि सब कहते हैं, कांग्रेस इंडिया वाले भी और एनडीए वाले भी, कि नहीं सभी सीटों पर सब लड़ेंगे, सारा तो एक ही घर है, एक चूल्हा है, कोई अलग है। लेकिन ये खुल के कोई नहीं कहता है कि हम अपनी कुर्बानी दे देंगे, हमें एक भी सीट नहीं हमें चाहिए, हम सिर्फ लड़वाएंगे, ऐसा कोई नहीं बोलता। ये थोड़ा अभी मतलब ये है कि ये आधा गौतम बुद्ध है, आधा नहीं है। नहीं, राजनीति तो वही अरे तो हम तो भैया दुबे जी, हम आप पुराने साथी हैं, हम वही तो कह रहे कि ये पाखंड क्यों कि बड़ा दिल कर काहे का बड़ा दिल? भाई अपनी पार्टी चला रहे हैं संजय निषाद मंत्री हैं तो अलग चेहरे पर रौनक है, राजभर मंत्री हैं तो अलग रौनक है, जयंत का एक व्यक्ति मंत्री है तो पार्टी का टेलीफोन घनघनाने लगा। सच्चाई नहीं है क्या? थाना कचहरी काम होने लगे, यही तो सियासत है भाई। और सियासत क्या है? यही तो है कि हम जनता को की सेवा कर सके। नहीं, जनता की सेवा तो ठीक ही है दुबे जी, जनता की सेवा तो मैं कह रहा हूँ, पार्टी का टेलीफोन बंद हो जाता है, घंटी बजना बंद हो जाती है, कार्यालय में चाय मिलना बंद हो जाती है, कुर्सी टूट जाए तो बनना मुश्किल हो जाती है। क्या इसलिए मंत्री होना जरूरी होता है? मंत्री एक आदमी हो जाता है तो फिर सब, चरण सिंह कहा करते थे खर्चा पर्चा चर्चा, चौधरी साहब, तो तीनों चीजें दुरुस्त हो जाती हैं। अब ठीक हो गया, जैसे संजय निषाद का हो गया, राजभर का हो गया, वैसे जयंत की पार्टी का भी हो गया। इसीलिए तुम कह रहे इतना भी बड़ा दिल दिखाने के बाद तो तब से तो आदमी वहां नहीं चला जाए कनखल आश्रम में। जो सियासत कर रहा है, ओम प्रकाश जी भी जानते हैं कि ना भैया, मंदिर में भक्ति सब ठीक है लेकिन प्रसाद भी मिलना चाहिए।
नहीं बिल्कुल है। बिना प्रसाद क्या करेंगे? हम उससे कहाँ इनकार कर रहे हैं? वही हम आपकी बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम वही घर मैं चला रहे हैं जो हमारा हक है, जो हमारा जहाँ प्रभाव क्षेत्र है, अगर उसको सम्मान मिलेगा तभी ना हम गठबंधन को फायदा पहुंचा पाएंगे। मेरा हक साढ़े रख, वो था ना एक उसी टाइप मामला है। अरविंद जी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ना नहीं चाहती या 2 सीटें उसको कम लग रही हैं इसलिए बोले चलो छोड़ो 2 भी ले जाओ यार, रखो तुम, हमें नहीं चाहिए? आपकी समझ में इन 2 में से क्या, या महाराष्ट्र को बैलेंस करना? इन 3 थ्योरी, अभी तीनों थ्योरी हैं, क्योंकि ना तो राहुल गांधी ने अभी कुछ कहा ना अखिलेश यादव ने कुछ कहा, और इनसे नीचे कहने का कोई बहुत अर्थ नहीं। आपकी समझ क्या कहती है कि इन 3 में से कौन सी थ्योरी हो सकती है कि उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस अचानक से रिलेक्टेंट हो गई, मतलब छोड़ो यार हमें नहीं लड़ना, आप ही लड़ दो टाइप का? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भूमिका सहबोलिया की है। सहबोलिया एक होता है कि जब बारात जाती है दूल्हे के साथ घोड़े बैठता है, दूल्हे के साथ घोड़े पे बैठता है, उतना ही उसका स्वागत होता है, उसका भी उतना ही टीका चंदन किया जाता है, उसका भी परछावन होता है, और जहां जहां दूल्हा बैठता है वहां वहां बैठता है, और अपने आप को दूल्हे से कम नहीं समझता है। लेकिन बात होता केवल अंतर यही होता है कि सत्ता रूपी जो दुल्हन है वो तो दूल्हे को मिल जाती है। कांग्रेस की भूमिका उत्तर प्रदेश में कमोबेश सहबोलिया की है, और आप पिछले विधानसभा चुनाव को देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, उसमें कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में 2 सीटें पाती है लड़के, और अखिलेश जी तो 10 में से 2 दे रहे हैं। तो अब हम कैसे कहें कि उनके साथ कुछ अन्याय कर रहे हैं? 10 में 2 देना वो बहुत बड़ा दिल दिखा रहे हैं, वास्तविक हकदार तो वो 2 की है। अब कांग्रेस नेशनल पार्टी रही है, 140 वर्षों का इतिहास है, और उनके नेहरू गांधी परिवार के लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, तो रस्सी जल जाती है, गांठ जाती नहीं है। तो गांठ जा नहीं रही हो, धीरे धीरे जाएगी, और उसकी अकड़ है, वो अकड़ उत्तर प्रदेश में दिख रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अपनी कुछ हैसियत नहीं है, और मेरी कोई सलाह माने तो मैं कांग्रेस के मित्रों से यह कहूंगा कि समाजवादी पार्टी से सीट मांगने की जगह पे अपने संगठन पे ध्यान लगाओ। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, 20-20 वर्षों से अमिताभ अग्निहोत्री जी जिलों में संगठन के चुनाव नहीं हुए हैं, वहां अध्यक्ष नहीं है, महामंत्री नहीं है, कमेटियां नहीं है। अरे अपना घर ठीक करो, तुम्हारी स्थिति ठीक होगी तो लोग अपने आप ही तुमको सीट शेयर करेंगे, तुम्हारी औकात रहेगी नहीं तो शेयर मिलेगा नहीं। वैसे ही जैसे समाजवादी पार्टी की कोई औकात हरियाणा में नहीं थी तो वहां कोई सीट नहीं मिली। हमारे मित्र भुवन भास्कर जी कह रहे थे कि हमने त्याग कर दिया। अमिताभ जी, त्याग उसको कहते हैं ना कि आपके पॉकेट में कुछ हो, आपके अंटे में कुछ हो और किसी को दे दे, आपके अंटे में फूटी कौड़ी ना हो और आप उसको खाली कर दे और कहे लो जी मैंने त्याग कर दिया। काहे का त्याग कर दिया? हरियाणा में आपकी कोई हैसियत नहीं थी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं। और एक बात और कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा, ये जो गठबंधन हुआ है ये स्वाभाविक गठबंधन नहीं है, ये आपातकालीन गठबंधन है, ये अवसरवादी गठबंधन है, और ये डर के मारे किया गया गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी के डर से गठबंधन किया गया है, और जब डर से गठबंधन होता है तो यही गीत गाते हैं लोग कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, तुम्हारी ही निंदा तुम्हारी ही बड़ाई। ठीक है अरविंद जी, और वही स्थिति दिखाई दे रही है। मुझे लगता है जोशी जी आपके आप पास आ रहा हूँ फिर ओपीसी की बात, मुझे लगता है जो बात अरविंद जी ने कही कि गठबंधन बड़ी महत्वपूर्ण बात है। गठबंधन जो भी होता है, नेहरू के समय से लेकर मोदी के समय तक, गोविंद बल्लभ पंत के समय से लेकर योगी के समय तक, जहां भी गठबंधन हुआ होगा वो अवसर के लिए ही हुआ होगा। उसको आप अवसरवादी कैसे, अवसरवादी कोई गंदा शब्द नहीं, अवसरवादी ही दोनों दल होते तभी ना गठबंधन होता है। इसलिए गठबंधन का स्वरूप ही, उसका डीएनए ही वो है कि अवसर दोनों लोगों का मैच करे तो होगा। अन्यथा कोई भी इसलिए गठबंधन नहीं करता कि आ जाओ शिव पुराण पढ़े, गठबंधन कर लेते हैं क्या, आओ भागवत कर रहे हैं वाली बात होती है, वो गठबंधन ज्यादा फलता। ठीक है अरविंद जी, कोई भी 2 पार्टियां इसलिए गठबंधन नहीं करती कि आओ अपने गांव में भागवत करा लें, दोनों पार्टियों को झंडा लगा के, नहीं ना, जरूरत है, दोनों को जरूरत है, किसी को कम किसी को ज्यादा, इसलिए होता। खैर जोशी जी, अरविंद जी ने जो कहा आपने सुन लिया कि त्याग तब माना जाएगा, बड़ा दिल तब माना जाएगा जब कुछ हो, कुर्बान करने को हो।
कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, लेकिन कुर्बानी के लिए कुछ चीज तो चाहिए क्या? अरे बकरा बकरा हो, मुर्गा हो, मेढ़ा हो, कुम्हेड़ा हो, कुछ तो हो। खाली पीली किस बात की कुर्बानी? तो वो वहां कह रहे, अरविंद जी कह रहे हैं कि भाई जो स्थिति हरियाणा में आपकी थी, मध्य प्रदेश में थी, वहां आपके पास कुर्बानी देने के अलावा, बड़ा दिल दिखाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। और वैसे ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं कि बड़ा दिल दिखाए या बतासा मिला उसी को खा ले प्रसाद समझ के। जोशी जी देखिए, अभी मैं राजनीतिक विश्लेषक साहब का गठबंधन पे निबंध सुन पा रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी कैसा गठबंधन करती है पीडीपी के साथ, देखा आपने देश ने कैसे उनको किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग करती है उनकी पीडीपी के लिए, और निश्चित तौर पर गठबंधन करती है, गठबंधन टूटती है। और एक और है बिहार में, आप जानते हैं वीआईपी पार्टी के, वो तो ढूंढ रहे हैं इनको, टॉर्च लेके निकले हुए घर से काफी दिनों से। 4 में से 3 विधायक खा गए उनके, इनके गठबंधन कर लो। महाराष्ट्र में शिवसेना ने करा, उनकी पार्टी तोड़ दी। तो गठबंधन में तो लोग बचते फिर रहे, इनसे बच रहे हैं कि भैया कब ये पार्टी तोड़ देंगे, कब सरकार में से बाहर कर देंगे, कुछ पता नहीं। मुकेश सहनी टॉर्च लेके निकले हुए, अभी तक घर पहुंचे नहीं। 3 विधायक खा गए थे उनको साथ लिया, 3 विधायक खा गए। तो आप गठबंधन पे ज्ञान देना बंद करिए राजनीति विश्लेषक साहब, और विषय बहुत है, बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे जो अमिताभ जी ने हमसे जो प्रश्न पूछा है, माननीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को अगर आप हल्के में लेंगे अन्य राज्यों में, तो परिणाम क्या रहता है देश और प्रदेश के समझ में साफ है। अगर उनको साथ लिया जाता, दोनों जगह बनती बनती सरकारें रुक गई है। ये भी देश और प्रदेश से छुपा नहीं है, दोनों जगह सरकार किसकी थी, माहौल किसका था, जनता भी जानती है। और हम लोग भी घूमने फिरने वाले लोग हैं, हम भी लोगों का पैरामीटर नाप के आते हैं, घूमने फिरने वाले लोग हैं कब लंबे समय से राजनीतिक जीवन में। तो माननीय अखिलेश यादव जी की स्वीकार्यता कहाँ पर है, ओबीसी का कौन बड़ा चेहरा देश में, सारे लोगों को पता है। 37 सीटें चीख चीख के भारत में नहीं कह रही हैं, पूरे विश्व में कह रही हैं। 37 सीटों वाले सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में। तो ये इनके कहने से या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहने से माननीय अखिलेश यादव जी, जोशी जी एक मिनट जोशी जी, आज एक बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया और उन्होंने कहा कि बहराइच का दंगा बाई इलेक्शंस को देखते हुए भाजपा ने करवाया। इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए? देखिए, दंगे का तो इनका पुराना इतिहास है, कौन नहीं जानता है। गोधरा से लेकर दंगे के दाग, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक नहीं, मुजफ्फरनगर में हुआ था, वो तो आपके टाइम में हुआ था। मैं आपको उसका भी बता देता हूँ, आप सुन लीजिए अमिताभ जी। जब हम भी जरा पुराने ही हो रहे मामले में बहुत, आपको बताऊंगा किसकी सदस्यता गई, शायद आप तो जानते हैं सैनी साहब का किसका विधायक था, भारतीय जनता पार्टी का था, सुप्रीम कोर्ट से गई। पत्नी को किसने हराया, समाजवादी पार्टी और हमारी तब के अलायंस ने हराया। तो निश्चित तौर पे दंगाई अगर कोई है तो भाजपा ही है, निश्चित तौर पे, इसमें कोई छुपाव कोई कुछ नहीं है। नफरत की राजनीति माननीय मुख्यमंत्री से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक किस प्रकार नफरत पूरे देश में फैलाते हैं, प्रदेश में फैलाते हैं, ये पूरे देश और प्रदेश से छुपानी। ठीक, अरविंद जी आएंगे, हम ओपी सिंह जी पास चलेंगे। सैनी की सदस्यता दंगा करने में नहीं गई थी। देखिए, कुछ चीजें बड़ी साफ होती है, उनको साफ ही रहने दीजिए। सैनी की सदस्यता दंगा करने में नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जलती लकड़ी लेके फेंक रहे थे घरों पे ना, ये तलवार लेके निकले थे ना, इसलिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक भाषण को आपत्तिजनक माना, इसलिए उनकी सदस्यता, ऐसे तमाम लोगों की सदस्यता गई, बाल ठाकरे की भी गई और बहुत सारे लोगों की, मैं तमाम नाम गिना दूंगा, वो इशू नहीं। और वो उसी दंगे में आजम खान की भूमिका भी आई संदेह में, और जो दंगे का मुख्य अभियुक्त था उसको आपने दंगे के दौरान ही 22+ सिक्योरिटी दे दी। बोले मौलाना साहब ऐसे नहीं है, ये 30-35 सिपाही या तुम्हारे साथ रहेंगे क्या? तो इसलिए ओपी सिंह जी, ये जो आज आ रहा हूं जोशी जी अर्जेंट है एक, आज आपने भी अभी एक कोट करा चौधरी चरण सिंह का स्टेटमेंट, क्योंकि आप गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत सीखता हूं, तो सीखने में कोई विषय नहीं है। वो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का था, चर्चा पर्चा और खर्चा, वो चरण सिंह जी का नहीं था कोट। आप कोटा चेक कर लीजिएगा, ठीक किसका कोट था। ठीक है ओपी सिंह जी, आज अखिलेश जी ने एक बड़ा आरोप लगाया कि दंगा कराया भाजपा के लोगों ने। वो सुबह आरोप लगा के गए,
दोपहर होते होते आपके विधायक ने, जो वहां का विधायक है बीजेपी का, उसने एक एफआईआर ठोक दी। क्या? उसमें भाजपा के जिले स्तर के पदाधिकारियों के नाम एफआईआर लिखा दी। कहा कि जब हम वहां गए तो इन लोगों ने हमारे ऊपर गोली चलाई, पथराव किया, दंगा किया, उत्तेजना फैलाई और बवाल किया, और हमारी हत्या की साजिश थी, हमारे लड़के की हत्या की साजिश थी। ओपी सिंह जी, आपको नहीं लगता कि ये एफआईआर आपके गले में पड़ जाएगी? तमाम तर्क वितर्क के बाद भी ये एफआईआर आपके गले में पड़ जाएगी अब, और इससे स्वाभाविक है अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उसको तर्क वजन मिलेगा कि भाई देख लो उनका तो एमएलए ही कह रहा है। जी नहीं, वो तो सही है, पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है कि दंगाई वाली पार्टी कौन है, दंगाई वाली सरकार कौन थी, और आतंकवादियों का कौन हाई कोर्ट से मुकदमा वापस ले रहा था, और किसकी सरकार में दंगे हर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में होते थे और कहां कहां पलायन होता था, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब ये कुंडली बड़ी पुरानी हो गई। हाँ, बहराइच की घटना नहीं है तो तभी अखिलेश जी का बोलना काम ही है सुबह से शाम तक ट्विटर पर या तो बाइट देना, और बाइट वो देना जो अपने स्वभाव के जस्ट विपरीत हो। मतलब बहराइच में दंगाइयों के साथ कौन खड़ा हुआ? अगर गोली चली और राम गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि माइक पर गाना कौन सा बज रहा था। अच्छा, वहां पुलिस थी तो ये राम गोपाल कैसे चढ़ गया झंडा उतारने? एक चीज। दूसरी चीज, आप ये बताइए, आप तो इस पर कई डिबेट किए, अब उसके बाद जो दंगाई उपद्रवी थे उनकी मुठभेड़ में पैर में गोली लगी तो साहब ये चिल्लाने लगे। मतलब कि एक आदमी का नाखून नोच लिया गया, 36 गोलियां लगी, निर्मम हत्या हो गई। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सरफराज भाई के पैर में गोली कैसे लगी। ये तो मर गया राम गोपाल मिश्रा, उसके पैर में गोली क्यों लग गई? आपको नहीं लगता कि एक नेहरू जी पैदा हुए थे? ओपी सिंह जी, यहाँ सवाल दूसरा है। ओपी सिंह जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। आज मसला ये नहीं, आज मसला ये सिर्फ सपा ने, ओपी सिंह जी अभी रुकिए, सपा ने क्या कहा पॉलिटिकल पार्टी ये कहेगी, लेकिन मैं एक बुनियादी बात कह रहा हूं कि आपके एमएलए ने, लोकल एमएलए ने अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर क्यों कराई, ये मैं समझना चाह रहा हूं। अरे भाई, किसी को अधिकार है किसी के खिलाफ एफआईआर कराने के? कराए हैं। अब उसमें क्या उसका मामला, वो डिटेल हमें नहीं पता है कि क्या कराई, क्या उसका विषय है, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन अखिलेश यादव को यह कहना, अरे भाई सुनिए, दंगा तो अखिलेश यादव भी नहीं कराना चाहते रहे होंगे अपनी सरकार में। कोई पार्टी, कोई सरकार नहीं चाहती कि हमारे राज्य में दंगा हो। हाँ, दंगाइयों को प्रश्रय देना, दंगाइयों को बढ़ावा देना, दंगाइयों को उकसाना और हिंदुओं के ऊपर हमला करना, ये काम कर सकते हैं अखिलेश। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अखिलेश यादव स्वयं दंगा कराए। 500 दंगे उनके जमाने में हुए, वो सारे दंगे अखिलेश यादव ने कराए, और उनके पिता के जमाने में भी दंगे हुए, वो मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने करे। और रही बात ये जो बड़ी बड़ी, एक सेकंड और, ये तो बहराइच वाला मामला हो गया। जोशी जी इंडिया गठबंधन बनने के बाद मध्य प्रदेश में गए थे, पीडीए वाले क्षेत्र में 55 में जमानत नहीं बची अखिलेश यादव की। किसमें? 55 सीटों पर लड़े थे, एक पर जमानत नहीं बची थी। और आपका गठबंधन जो आम आदमी पार्टी है ना, वो हरियाणा में 90 में 88 में लड़ा, 87 में जमानत जब्त हो गई। तो आप जो है इसी चौगिरदा उत्तर प्रदेश में है, तो हर का सपना मत देखिए। हाँ, दबाव बनाने के लिए आप बना सकते हैं, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, मेघालय में, सब जगह बनाई। वो कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाई, बाकी आप कहीं कुछ है नहीं, 0 सन्नाटा। 55 बता उदाहरण दिया। ठीक है, ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, ठीक अभी रुकना होगा। दुबे जी, अनिल दुबे जी, आपकी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश
में सक्रिय है, वहीं से जन्मी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगों की एक अपनी भूमिका वो रही हिस्ट्री है। अब बहराइच के संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया। आपकी समझ क्या करी, स्थिति क्या है बहराइच की और दंगों के संदर्भ में? और दूसरा, क्या ये बहराइच की घटना चुनाव को प्रभावित करेगी, बाई इलेक्शन को? देखिए अमिताभ जी, दंगा कोई भी करे, दंगाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो। लेकिन अगर अपराधी को अगर पैसे देने की बात हो, अपराधियों को संरक्षित करने की बात हो, तो विपक्ष को इतना भी नहीं होना चाहिए कि विपक्ष जो है हत्या पर भी राजनीति करे। विपक्ष जो है अपराधियों का को संरक्षण देने की बात करे तो आप पक्षपातपूर्ण बात करो। तो जो माहौल, देखिए दंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1600 गाँव में उन्होंने जनसंपर्क किया। जब 1600 गाँव में वो गए और वहां पे उन्होंने समरसता अभियान चलाया। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग भाईचारे का माहौल है, लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने की बात कर रहे हैं। आप बहराइच में हत्या हो गई, बहराइच में हत्या पर आप कोई शब्द नहीं बोल रहे हो। आप जो है पुलिस कहीं किसी को गोली मार रही, किसी के पैर में, अगर पुलिस के ऊपर कोई अपराधी गोली चलाएगा तो मैं समझता हूँ अमिताभ जी, कोई पुलिस किसी की पूजा तो नहीं करेगी, अपनी आत्मरक्षा में कुछ तो करेगी, कुछ तो गोली चलाएगी। आप समाजवादी पार्टी के मित्र हमारे अगर उसको संरक्षित करने की बात करेंगे तो ये तो नहीं, अपराधी के खिलाफ सभी को होना चाहिए। राजनीतिक दलों को अपराधियों को महिला मंडित करने से बचना चाहिए। अपराधी कोई भी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अगर वो क्या कर रहा है या कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये विपक्ष को भी कहना चाहिए, लेकिन विपक्ष अपराध में भी राजनीति करने लगता है, ये गलत है, ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। जी ठीक बात है। अरविंद जी, आज जो डेवलपमेंट हुआ उसने बहराइच को के पूरे प्रसंग को शीर्षासन करा दिया। बीजेपी के एमएलए ने अपने दस्तखत से तहरीर दी जो एफआईआर में तब्दील हो गई, लॉन्च हो गई एफआईआर, दर्ज हो गया मुकदमा। बीजेपी के 8 जिला स्तर के पदाधिकारी उसमें शामिल हैं, जिसमें यह है कि इन्होंने दंगा फैलाया, हिंसा की, गोली चलाई, कार का शीशा टूट गया, अद्धा मारे, गुम्मा मारे, ऐसी स्थिति हो गई। अरविंद जी, आपको नहीं लगता कि ये एफआईआर अभी तक अगर दर्ज नहीं हुई होती तो बात अलग है, दर्ज हो जाने के बाद तो स्थिति बड़ी खराब हो जाती है, फिर तो वो दर्ज हो गई तो प्रमाण हो गई। ये एफआईआर भारतीय जनता पार्टी को लिए संकट का कारण बनेगी? देखिए अमिताभ जी, मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैंने उस रिपोर्ट को उसको देखा नहीं है और उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन ये सही है, एफआईआर दर्ज हो जाती है तो फिर जो एफआईआर दर्ज होती है उसके अनुरूप जांच होती है आगे। तो दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन केवल तहरीर देने से नहीं है। तहरीर लेने के बाद पुलिस देखती है इसमें कितना तथ्य और तथ्य होता है तो एफआईआर करती है। मैं दूसरी एक बात कर रहा हूँ अमिताभ जी, मेरे थोड़ा समय दे दो। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और प्रसन्न हूँ अपने मित्र प्रोफेसर भुवन भास्कर जी के चेहरे का नूर देखकर। अरे चुनाव को छोड़िए, जीत हार लगी रहती है, कभी भाजपा जीतेगी, कभी सपा जीतेगी, लेकिन जब आपका मित्र मुस्कुराए और खुश हो तो आपका दिल आह्लादित हो जाता है। आज भुवन भास्कर जी ने पहली बार मैंने देखा डिबेट में ठहाके लगाते। और क्यों लगाया? कि भारतीय जनता पार्टी लिस्ट जारी करने में पिछड़ गई है, इस पे ठहाका लगाया। लेकिन मैं एक और इनको सुझाव देता हूं अपने मित्र को, देखिए सार्वजनिक जीवन में है तो ठहाके लगाते रहिए, और जैसे डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन कहते थे, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, इसलिए हार जीत से ठहाके आपके बंद नहीं होने चाहिए, लगते रहने चाहिए। और मैं 2-3 सजेशन भी दिया हूं अपने मित्र को कि देखिए, जब अपने घर शीशे के होते हैं, चाहे आपके हो या हमारे हो, तो फिर उन विषयों को नहीं उठाना चाहिए। आपको मैंने कहा कि अपराध की बात मत करिए, सरफुटअव्वल की बात मत करिए, आतंकवाद की बात मत करिए, ये करेंगे तो फंसेंगे। अब आपने बोल दिया बीजेपी में सरफुटअव्वल है, पलट कर ओपी सिंह कह देंगे कि अखिलेश जी और मुलायम जी में जो हुआ उसको पूरी दुनिया जानती है, आप हमें कैसे उपदेश दोगे? आप आतंकवाद की बात करोगे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो डांट लगाई थी वो बात सामने आ जाएगी। अपराध की आप बात जब करेंगे तो छोड़िए अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, अमिताभ जी, ये 10 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है ना,
उसमें एक सीट शीशामऊ का कैसा सीट है? वो सीट है जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपराध में दंडित किया गया है, उसको 7 वर्ष की सजा मिली है, और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सजा याफ्ता होता है, जेल जाता है, और कोर्ट गुनाहगार कहता है, इसलिए वहां पे चुनाव हो रहा है। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि ये सब विषय मत उठाइए, ये उठाएंगे तो आप फंस जाएंगे। उन विषयों को उठाइए जिसमें आप पे दाग न लगे हो, नहीं तो ऐसा कर दीजिए कि 10% उनकी गलती हो और उसमें 99% कहीं 80% तक आप फंसे हुए हैं, तब तो ये कोई ठीक अरविंद जी रुक जाओ भाई, फिर अब तो बड़ी मुश्किल है, फिर क्या कथा भागवत के विषय उठाएंगे? ये जोशी जी, अरविंद जी कह रहे हैं भाई ये विषय है, इनमें आप समाजवादी पार्टी को ज्यादा आगे बढ़ के लीड नहीं लेनी चाहिए, होता है ना ठंड रख टाइप का, बोले छोड़ो जाने दो। जोशी जी देखिए अमिताभ जी आज उत्तर प्रदेश में योगी शासन में क्या हो रहा है, इनके विधायक सड़कों पर पीटा जा रहा है, और विधायक सड़कों पर पीटा जा रहा है, वो इन्हीं के विचारधारा के लोग पीट रहे। पूरा प्रदेश और देश ने देखने का काम करा। मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी और राजनीति विश्लेषक साहब कह रहे थे आतंकवादियों पे बात। अरे मैं कहना चाहता हूं, आप तो वो लोग हैं जो रेड कारपेट पे आतंकवादियों का कंधार छोड़ के आए। ये केवल अपराध करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने करा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ 2 विषय, और तीसरा विषय ये मुझे नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं, एक मिनट पहले उनकी बात आ जाए अरविंद जी, ऐसे नहीं जी। हाँ, कोई बीच में नहीं बोलेगा, बीच में नहीं बोलने दूंगा। तीसरा आज 2 स्थिति मैंने आपको ये बता दी है, और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ जो चुनाव के संदर्भ में आपने आज ये चलाई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी परिणाम देखने का काम करा है। 10 सीटों पे परिणाम हो रहा। पीडीए इतना ताकतवर हो चुका है, ये लोग सीट क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे? ये सीट इसलिए नहीं डिसाइड हो पा रहा कि आपकी बार बलि का बकरा किसको बनाया जाए। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, भूपेंद्र चौधरी किस पे गए थे कि हार का ठिकाना कितने दिन टालेंगे, रण में तो आना ही पड़ेगा। तो ये घबराए हुए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का सूत्र है उससे घबराए हुए हैं, और इनके जो चेहरों की चमक है वो कमजोर हुई पड़ी है। मेरे चेहरे की तो चमक इसलिए दिख रही है क्योंकि हम तो पीडीए के साथ है। पीडीए लगातार आपको पीट रहा है और आप आपस में पिट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जोशी जी एक मिनट, जोशी जी ठीक है, ठीक, मैं ओपी सिंह के पास चलूं, उससे पहले एक सवाल जहन में आ गया, पूछ लूं। बड़ा मासूम सवाल है। अच्छा जोशी जी, हाइपोथेटिकल सवाल है कि मान लीजिए कि 23 तारीख को नवंबर को रिजल्ट आ गया कि सपा की प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, मान लो, ठीक, तो हम ये मानेंगे, आप ये कहेंगे कि पीडीए की हार है, पिछड़ा दलित आदिवासी की, या सपा की हार है? क्या कहा जाएगा? क्योंकि पिछड़ा दलित आदिवासी की हार बताएंगे तो मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा। कोई भी पिछड़ा मुकदमा कर देगा, कोई दलित मुकदमा कर देगा, भाई हम कैसे हार गए? क्या किया जाएगा, पीडीए की हार या पार्टी की हार? जोशी जी देखिए अमिताभ जी, आज तो ये प्रश्न आपका मेरे से ज्यादा भाजपा पे पड़ता है। 37-33 का स्कोर केवल आपके चैनल में नहीं करा, प्रदेश और देश में, विश्व में चल रहा है। कौन 3rd नंबर की पार्टी बन गई? 37 अपने पिताजी का भी रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? तो ये चर्चा तो आज बनती नहीं। आज तो इनसे पूछो, घबराए हुए ही हैं। हमारे ललाट पे तो हमारे विपक्षी, हमारे शत्रु कह रहे हैं कि आज आपके ललाट चमक रहा है, तो चमक किसके होगी? जिनको जीत की उम्मीद होगी। हमारे विपक्षी कह रहे हैं आपके चेहरे पर चमक आ रखी है, तो विपक्षी भी हमारी चमक से घबराए हुए हैं। जोशी जी, अरविंद सिंह आपके विपक्षी नहीं, वो आपके मित्र है, वो कह रहे हैं, है ना, इसलिए विपक्षी ने मानिए मित्र है। वो किस निंदक लिए रे राखिए आंगन कुटी छवाए। मुझे उनका पूरा डीएनए पता है। ठीक, ओपी सिंह जी, जोशी जी कह रहे हैं कि हमारे ललाट पर चमक देख के ही तो भाजपा डर गई, इसलिए उसको उम्मीदवार नहीं मिल रहे कि किसको उतारे। और यही बात अखिलेश यादव ने भी आज करहल में कही। उनसे पूछा गया कि करहल में भाजपा ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया, तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो खोज रहे हैं कि किसे उतारें, लड़ने वाला मिले तो। ओपी सिंह जी अमिताभ जी, कुछ लोग काम धाम के नहीं होते, बाणी वीर कहे जाते हैं कि बाणी से वो अपनी वीरता का वो परिचय देते, जहां जाएंगे वो इतना बोल देंगे कि जैसे लगेगा उनसे बड़ा सैनिक और उनसे बड़ा वीर पुरुष इस धरती पर कोई नहीं है।
जिस अखिलेश चालीसा को ये पढ़ रहे हैं, इनको बताइए कि अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री हुए थे तो नगर पालिका तक का चुनाव नहीं जीत पाए थे। क्या नगर पालिका कब? जब सरकार में थे, तब की बात बता रहा हूं। जय जय पांव पड़े संजय के तहता बंटाधार नगर पालिका के। और सुनिए, उसके बाद जितने चुनाव हुए सब हारे। हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूं कि झूठ की काट की हाड़ी एक बार इनकी सफल हो चुकी। इन्होंने जो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, और जाके हरियाणा में भी यही नारा दिया था दोनों नौजवानों ने। हरियाणा में नौजवान बचाओ, किसान बचाओ, पहलवान बचाओ, अग्निवीर बचाओ, आरक्षण समाप्त, संविधान बचाओ। क्या हुआ हरियाणा में, है ना? उसके बाद चुनाव हुआ। और जो उत्तर प्रदेश की आप बात करते हो, इंडिया गठबंधन की, बगल में मध्य प्रदेश भी है। सारी लुटिया डूब गई। क्या डूब गई? लुटिया डूब गई। राजस्थान में भी डूब गई। आप उत्तर प्रदेश में जरूर कुछ सीटें पाए हैं, और आप तो ऐसा लग रहा है यार जैसे कि मोदी जी की जगह अखिलेश यादव प्रधानमंत्री हो गए हो। तीसरी बार हुए हैं। और आपके नेता के पिता पुत्र के जमाने में ये उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड भी योगी जी ने तोड़ा। 37 साल बाद दोबारा मुख्यमंत्री हुए हैं जोशी जी। क्या हुआ? दोबारा 37 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। तो आप ये जो पीडीए का नारा लगाए हैं, ये पीडीए आप जो है अयोध्या में तो साबित कर दिया। वो निषाद की बेटी के साथ तो पूरे खुलेआम खड़े रहे, वहां दुख मातम करने गए थे, और आप अपराधी को जो सजा देने की मांग कर रहे थे, तो वो पीडीए की बेटी नहीं थी। वो किसकी बेटी थी? वो आपके जो तुष्टीकरण की बेटी। पीडीए माने जातिवाद, पीडीए माने परिवारवाद, पीडीए माने तुष्टीकरण की राजनीति। यही अखिलेश यादव की थाती। ये थाती कब तक सुरक्षित रहेगी ये भगवान जाने, या तो जोशी जी प्रोफेसर है वो, क्योंकि इतना बढ़िया चालीसा अखिलेश चालीसा कोई पढ़ नहीं सकता जितना जोशी जी ने पढ़ा। ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक। अरे सुनिए, अखिलेश जी वो विश्व के नेता, राष्ट्र के नेता, पूरे राष्ट्र में उनकी, अरे कहाँ हो यार, यही निकल जाओ मैनपुरी करहल और यहाँ से उत्तर प्रदेश बॉर्डर डाको, फिर देखो कैसे पाते हो पूरे देश के अंदर। वहां याचक हो, कांग्रेस के याचक हो, जिसने सारी रात मध्य प्रदेश में बैठाए रखा आपके नेता को, और जिसको खुलेआम आपके नेता ने स्वीकार। ओपी सिंह जी, ठीक है। हरियाणा में भी बैठाए रखा। अब रुक जाइए। अनिल दुबे जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारे डर से भाजपा को एनडीए अलायंस को बाई इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। देखिए अमिताभ जी, एक गांव कहावत है ना, वो एक किसी को चाबुक पड़ा मिल गया था, तो चाबुक मिलके वो हिलाते हुए कहने लगा आप बड़ी बात थोड़ी, 3 लगाम घोड़ी। तो वही हाल इनकी है, 700 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, चाबुक की तरह है, 3 लगाम घोड़ी। जनता की इनको चिंता नहीं है, जनता जवाब देगी। आप चाबुक लेकर के टहलते रहेंगे और एनडीए जीत करके आएगा। एनडीए के ज्यादा से ज्यादा लोग जीतेंगे, क्योंकि एनडीए की तैयारी है, एनडीए जनता के बीच में काम करता है। और वही बात पीडीए की, तो पीडीए का जयंत चौधरी जी पीडीए में नहीं आते, ओम प्रकाश राजभर जी पीडीए नहीं है क्या, संजय निषाद जी पीडीए नहीं है क्या, केशव प्रसाद मौर्य पीडीए नहीं है क्या? पीडीए तो यहाँ है, एनडीए में पीडीए भी है, एनडीए में संघ समाज है, और सभी लोग मिलकर के जो है 9 की 9 सीटों पर आप पे भारी पड़ेंगे। आप जो है अपना चाबुक लेके रहिए, चाबुक आपके हाथ में आए जी। ठीक। अरविंद जी, छोटी सी टिप्पणी, क्या भाजपा विपक्ष के दबाव के कारण अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही, जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा, भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत लेट से जारी कर रही है। उसकी रणनीति है कि अंतिम क्षणों में हम जारी करें। और मैं 2 लाइन में अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए, भुवन जी मुझे मित्र माने या न माने, मैं इनको मित्र मानता हूं,
और डंके की चोट पे एक और बात कहता हूं, ओपी सिंह जी से लाख गुने ज्यादा प्रोफेसर भुवन भास्कर अनुभवी हैं, और जितना अनुभव उनके पास है ओपी सिंह जी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि आरएसएस, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी होते हुए समाजवादी पार्टी में है। अब मैं तो ये कहता हूं कि अनुशासन के नाते सिर झुकाए रहते हैं, नहीं तो अनुभव के मामले में इनके आगे आदरणीय अखिलेश यादव भी नहीं ठहरते हैं। और यदि ये आगे बढ़े तो मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेना छोड़कर वैसे ही जैसे दीनदयाल जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ खड़े हुए थे, वैसे मैं प्रोफेसर भुवन भास्कर के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ हो। क्योंकि अरे मतलब आप इनको, जोशी जी को बगावत का प्रस्ताव दे रहे हो क्या? अरे अनुभवी है, कहा जाएगा, किसी से डर के थोड़ी रहेंगे, हमारे मित्र अनुभवी है तो है, इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, लेकिन पीडीए का मसला भी है ना जी, को इसका लाभ उठाना चाहिए, और नहीं उठा रहे तो अनुभवहीन व्यक्ति है, उनको पहचान। अरे भाई रुको, पीडीए का मसला भी तो है ना सपा में। अरे पीडीए तो ऐसा है कि 9 महीने बाद बच्चा हो और कहिए कि ये गामा पहलवान है, विश्व विजेता बनेगा। अरे थोड़ा उसको परिपक्व तो हो जाने देना चाहिए। जोशी जी ठीक है, छोटी सी टिप्पणी जोशी से लेनी पड़ेगी। जोशी जी, ये अरविंद सिंह आपको बगावत का वो दे रहे हैं, कह रहे ना वीर तुम बढ़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं। अमिताभ जी, ये वो उस विचारधारा के लोग हैं जिनको पीडीए को भी कैसी कैसे बातों से, आज ये पीडीए ने जवाब दिया है 24 में, अब जवाब दे रहा है उपचुनाव में। जो उन्होंने व्याख्या कही है, पी को, पिछड़ों को परिवारवादी बता रहे हैं ये लोग, मुस्लिम को, अल्पसंख्यकों को किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये लोग अनुसूचित जाति को कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये लोगों तो पीडीए पच नहीं पा रहा है, और पीडीए इनका पाचन शक्ति को पूरा तोड़ देगा इस उपचुनाव में। मैं जिम्मेदारी से आपके चरण में कहना चाहता हूं। तब क्या केवल दलिया खाएंगे, ये दाल का पानी पिएंगे? अमिताभ जी, हम तो मिलके खा लेंगे, जो भी खाएंगे साथ ही खाएंगे, छोटे बड़े भाई हैं हम लोग। मुझे लगता है कि पीडीए की जो व्याख्या है ना, उसका बहुत शोरगुल ज्यादा है। होता है ना कि कई बार ओवररेटेड चीज हो जाती है। शब्द अच्छा है, क्वाइन अच्छे से किया है, गठा अच्छा है, नारे के रूप में ठीक लगता है। पीडीए, एनडीए के बरस पीडीए ठीक है, वो रिदम आती है जो एनडीए में आती है वो पीडीए में भी आती है। इसके अतिरिक्त कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता इस देश में। पीडीए अगर हम सपा की ही व्याख्या माने, पिछड़ा दलित आदिवासी या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अखिलेश जी तो कई व्याख्याएं बताते हैं, उसमें कौन सी प्रामाणिक है देखना पड़ेगा। जैसे रामचरितमानस के कई वो हैं, अब कौन सा गुटका असली है कौन नकली समझना मुश्किल, लेकिन वैसे तो पीडीए तो हमेशा रहा देश में। जब सपा सफलता नहीं पाई तब भी तो पीडीए था, पिछड़ा भी था, दलित भी था, आदिवासी भी था, मुसलमान भी था। मेरी बात से जोशी जी सहमत होंगे। 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, तब जोशी आप समझ नहीं होगा, पीडीए थी। इसलिए पीडीए को मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि पीडीए पराजित हो गई। जैसे जब इंडिया गठबंधन नाम आया तो इंडिया, तब भी मैंने ये बात कही थी कि इंडिया नाम मत रखिए सीधे, चुनाव में परिणाम लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हृदय पर बोझ लगेगा। इंडिया हारा कैसे कोई लिखेगा? आप राजनीतिक कोई दूसरा नाम रखिए। खैर, वैसे मैं कहता हूं भाजपा जब नहीं जीत रही थी तब भी भाजपा की पराजय हिंदुत्व की पराजय नहीं थी, और भाजपा सरकार में है तो भी ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की 33 सीटें आई तो क्या ये लिख दें कि हिंदुत्व की पराजय हो गई? हिंदुत्व को 33 सीटें मिली नहीं ना। इसीलिए मैंने जोशी जी से पूछा था कि पीडीए अगर आप अच्छा नहीं कर पाए अगले चुनाव में, इसी चुनाव में, बाई इलेक्शन में, तो क्या बोलेंगे पीडीए हार गया? नहीं, समाज नहीं हारता जीतता है मित्र। आपकी घोषणाएं, आपकी नीतियां, आपकी विचारधारा, आपके क्रियाकलाप, आपका आचरण, ये जीत हार इसमें तय होती है। ये तर्क मुझे नहीं लगता।
और समाज के इतने बड़े हिस्से को चुनाव की जय पराजय की तराजू में बैठालना भी नहीं चाहिए कि ये हार गए, पीडीए हार गया, फिर कल को ये कहा जाएगा तो बड़ा महिमा घट जाएगी फिर उस समाज के उतने बड़े हिस्से की। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी आज लिस्ट जारी करे, रात में कल करे, परसों करे, लेकिन इतना ठीक है कि 24 तारीख की रात तक जारी कर ही देगी। उससे आगे क्या जाएगी, 25 को तो नॉमिनेशन ही बंद हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रणनीति है, वो भी बात ठीक है कि हमारी रणनीति है, तो उसके बाद तो फिर दरवाजा बंद हो जाता, भाई फिर आप मत बोलो हमारी रणनीति, ठीक बात समझ आई। लेकिन एक राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पहले करनी चाहिए थी, उससे उसका आत्मविश्वास दिखता। मैं नहीं करूंगा आपके पास आत्मविश्वास नहीं होगा, लेकिन कई बार स्ट्रेटेजिकली आप मजबूत हैं तो दिखने भी चाहिए मजबूत रण में। आपको इतना समय क्यों लगे? ठीक है, भाजपा के पास ये कहने का अधिकार है किसी भी पार्टी की तरह कि मेरी रणनीति, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। बाबा सहगल का एक गाना था ना, ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि आप जारी कर देते। इस ढंग की चीजें भी एयर में लंबे समय तक क्यों रहें कि जयंत चौधरी को एक सीट दे रहे हैं कि वो नाराज हैं, कि एक नहीं मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, और संजय निषाद मंझवा और कटहरी दोनों मांग रहे, इसलिए तनाव है। ये चीजें क्यों रहें ज्यादा देर, और ये रहेंगी तो नुकसान देंगी। मेरी बात से ओपी सिंह भी सहमत होंगे, अरविंद जी भी सहमत होंगे। अगर जितनी देर हाथ में, शरीर में कोई विसंगति रहेगी, उतनी देर वो कुछ ना कुछ नुकसान तो करेगी देह का। ऐसा तो है नहीं कि नहीं देव को कोई नुकसान नहीं करेगी। खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली गए, ये दिल्ली से आए, मीटिंग हो रही है, बात हो रही है, अभी कहीं मामला फंसा है। और तीसरा जो पक्ष है बहस का, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। मुझे इसमें ज्यादा बेहतर बात ये समझ में आती है कि अगर कांग्रेस नहीं लड़ी उत्तर प्रदेश में चुनाव, अगर, तो मेरी समझ ये कहेगी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मुट्ठी खोलना नहीं चाहती। उसका है कि भाई ठीक है, लोकसभा में जो मुट्ठी बंध गई वही बांधे रहो, फिर सीधे 27 में लड़ो, बीच में नहीं लड़ेंगे। महाराष्ट्र में मेरी समझ ये कहती है कि शायद 4 सीटों पर अखिलेश जी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत रूठा मटकी के बाद चीजें सुधर जाएंगी और मामला सेट हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक थे, तो 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 12 नहीं मिलेंगी, वो भी जानते हैं और कांग्रेस भी जानती है। और अभी अखिलेश यादव को भी कांग्रेस की जरूरत है और कांग्रेस को भी अखिलेश यादव की जरूरत है। अभी कोई इस स्थिति में नहीं है कि तनाव को वहां तक ले जाए कि जहां से गठबंधन के पाए हिलने लगे। अभी जैसा अरविंद जी ने कहा अवसरवादी, तो हर गठबंधन जरूरत के आधार पर ही होता है। अभी जरूरत इधर भी है, जरूरत उधर भी है, और भारतीय जनता पार्टी के यहां भी जो गठबंधन है वो भी जरूरत पर ही आधारित है। बिना जरूरत कोई पार्टी किसी पार्टी के साथ गांठ क्यों जोड़ेगी? बड़ा मौलिक सी बात है। सबका सब में कोई ना कोई हित है, कोई ना कोई जरूरत है, इसीलिए कुंडी खटखटाई जाती है सियासत में। कहीं बात बन जाती है, कहीं बात नहीं बनती। लेकिन उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन महत्वपूर्ण है और इसके परिणाम से जो संदेश निकलेगा वो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के राजनीतिक कद को एक नई व्याख्या देगा, ये तय है। धन्यवाद।